हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज और स्वागत है आपका दर्शन एकेडमी पर। आज से हम करंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगस्त के करंट अफेयर से हम स्टार्ट करेंगे और आपकी जो बहुत सारे एग्जाम्स में आपके लिए फायदेमंद होगा। जैसे आरएस का जो 2022 का एग्जाम आने वाला है उसमें, हाई कोर्ट एलडीसी में और टीचर एग्जाम में, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड एग्जाम में एलडीसी की जो वैकेंसी आएगी उसमें, और पुलिस एसआई की अगर भर्ती आ रही है उसमें आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगा। और जिस भी एग्जाम में आपके लिए करंट अफेयर जोड़ रखा है उन सभी एग्जाम्स के लिए तो है, लेकिन आपको इन पे अगर फोकस करना है तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आरएस के लिए मैं स्पेशली बता दूं कि जो ये हमें इंटरनेशनल जो अफेयर पढ़ रहे हैं उसमें आपके एक आईआर नाम से सब्जेक्ट भी है, इंटरनेशनल रिलेशन से, जो कि पॉलिटी वाले सब्जेक्ट में जोड़ रखा है, पॉलिटी वाले सिलेबस में जोड़ रखा है उसके नीचे ही। तो उसमें भी वो भी थोड़ा थोड़ा आपको तैयार करवाया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा बेस बनवा दिया जाएगा, पर जो भी करंट की घटनाएं आती रहेंगी उससे अपडेट करता रहूँगा मैं। ये तो शुरुआत है, थोड़ा थोड़ा और आगे इसके बढ़ते रहेंगे। अभी आपका बेस बन जाएगा और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको यहाँ पे करवा दी जाएगी इसके साथ साथ, ताकि थोड़ा सा आपका उसमें एक बेस बन जाए कि कैसा क्या सिस्टम है। कुछ कुछ जो क्वेश्चन आते रहेंगे वो भी आपको बताता रहूँगा, ठीक है। मैं तो हम अगस्त के 2022 के करंट अफेयर से स्टार्ट कर रहे हैं। क्रोनोलॉजी से मैं लगभग चीज़ें लेने की कोशिश करूँगा। थोड़ा अगर आप हेल्प मिलेगी तो सूजस से भी हम करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपके फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन के लिए जो एग्जाम्स हैं उनके लिए क्रोनोलॉजी द बेस्ट है। और हम ये पार्ट 1 कर रहे हैं, उसके बाद में राष्ट्रीय वो जो अंतरिक्ष टेक वाला है वो सारा पार्ट, राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य सारा देखेंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, खेल वाला देखेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस बीमारी के प्रकोप के चलते WHO द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है? किस बीमारी के चलते WHO द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो आपने सुना ही होगा आजकल वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित क्यों करेंगे भाई? बहुत सारे अगर देशों में फैल रही कोई बीमारी, उसके लिए एक वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल हो सकती है। तो आपने सुना होगा कि ऐसी कौन सी बीमारी है? तो आजकल मंकी पॉक्स बहुत फैल रही है। आपने सुना होगा अभी एक रिपोर्ट आई थी उसमें था कि 75 देशों में लगभग इसके 16,000 मामले हैं, ठीक है, 16,000 मामले हैं। और कोरोना को जब 2020 में इन्होंने घोषित किया था वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल, उसके बाद में लगभग ये 2 साल बाद में एक वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। उसके बाद में किसको? तो ये मंकी पॉक्स घोषित किया, ठीक है। इससे पहले किसको घोषित किया था? 2 साल पहले तो कोरोना को घोषित किया था, ठीक है। अब देखते हैं कि सबसे पहला मामला कहाँ मिला था मंकी पॉक्स का। तो अगर आपसे पूछे कहाँ मिला था तो ये मिला था ब्रिटेन में, ठीक है। ब्रिटेन में कहाँ का था वो आदमी, ठीक है, जो मिला था वो नाइजीरिया से, उसका ट्रेवल लिंक था, नाइजीरिया से आया था, ठीक है। नाइजीरिया से वो आया था। कहाँ पे? ब्रिटेन में। नाइजीरिया कहाँ पे है? तो ये साउथ अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। भारत में पहला मरीज कहाँ मिला था? केरल में मिला था, ठीक है। केरल में मिला था 12 जुलाई 2020 को। आपको पता होगा, अगर आपको याद है तो, कोरोना का जो पहला मरीज था ना वो भी हमारे कहाँ मिला था? केरल में ही मिला था, ठीक है, केरल में ही मिला था, ठीक है। मंकी पॉक्स के बारे में थोड़ा साइंस के बारे में जान लेते हैं। वैसे थोड़ा बेसिक देखेंगे, ज़्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे। जैसे कोरोना एक वो था, आरएनए वायरस था, ठीक है, आरएनए वायरस था कोरोना। इसी प्रकार ये डबल स्ट्रेंड डीएनए वायरस है मंकी पॉक्स वाला, ठीक है, डबल स्ट्रेंड डीएनए वायरस है। इसके लक्षण क्या हैं? बुखार होती है और लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती है, ठीक है, लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती है आपके, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में I2U2 शिखर सम्मेलन, ये यू है, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा समझ लेना, यू है ये यू। I2U2 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का विषय क्या था? I2U2 शिखर सम्मेलन, इससे आपको बता देता हूँ मैं, इस सम्मेलन का इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा। आजकल आपको पता होगा कि जो भी खाद्यान्न है, जैसे खाद्यान्न तेल मान लो, या फिर आप जो खाद्यान्न है, गेहूं वगैरह, चावल वगैरह, उनकी सबकी कीमतें बढ़ रही हैं। उसका एक मुख्य कारण क्या है भाई? रशिया और यूक्रेन वॉर जो है ना, उसका मुख्य कारण है, ठीक है। उसके कारण जो खाद्य सुरक्षा का संकट आया हुआ है हर देश में लगभग, उससे निपटना और स्वच्छ ऊर्जा, अर्थात ऐसी ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा का अर्थ है ग्रीन एनर्जी, जो कि पोल्यूशन नहीं करे, ठीक है, जैसे कि सौर ऊर्जा है, ठीक है, पवन ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा, उसका मुख्य विषय था कि इन क्षेत्रों में हमें मिलकर कार्य करना, ठीक है। अब देखेंगे कि I2U2 संगठन है क्या, इसका गठन कब हुआ? तो I2U2 संगठन इसका अक्टूबर 2021 में गठन हुआ था। ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें देश कौन से हैं तो ये इसका स्टाइलिश नाम है, आपको पता ही चलेगा, I2U2। तो I2U2 का अर्थ है दो, इसमें आई है, 2 आई से, एक इंडिया है, आई से एक इजराइल है, ठीक है।
और 2 इसमें यू हैं, ठीक है। एक यू से यूएसए है अर्थात अमेरिका है, और दूसरे यू से है यूएई, ठीक है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तो इसमें 4 देश हो गए, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि इस निम्न में से इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है, तो आपको चारों देश याद करने हैं, ठीक है। इसे कहते हैं पश्चिमी एशियाई क्वाड भी इसको कहते हैं, ठीक है, पश्चिमी एशियाई क्वाड। तो पश्चिमी एशियाई क्वाड क्यों कहते हैं भाई? क्वाड है क्या, आपने सुना होगा। तो क्वाड एक 4 देशों का समूह है जिसमें कौन कौन शामिल है? इंडिया, ठीक है, इंडिया है, यूएसए है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, ठीक है। ये सारे देश अगर आप देखो तो ये भारत के पूर्व साइड में स्थित है, ठीक है, भारत के पूर्व साइड में स्थित है, ठीक है। मतलब यूएसए को तो वैसे पश्चिमी गिना जाता है, लेकिन इसमें 2 मुख्य जो देश है ना, जैसे अगर भारत को अगर आप विश्व का नक्शा देखो ऐसे, ठीक है, माप के देखो, तो बीच में अगर हम ये 0 डिग्री देशांतर खींचें तो इसमें भारत इधर आता है, जापान यहाँ आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है। तो ये तीनों देश पूर्व में है, एक यूएसए यहाँ पे पश्चिम में गिना जाता है, ठीक है, यूएसए पश्चिम में गिना जाता है, इसलिए इसको पूर्वी देशों का एक संगठन कहा जाता है और इसका नाम क्या है? क्वाड। लेकिन इसमें पश्चिमी एशियाई क्वाड इसको क्यों कहा गया? क्योंकि आपने देखा होगा अभी भारत तो यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत सारी ये जो इस साइड के जो देश है, ये जो देश हैं जैसे यूएई है, इधर है भारत के, ठीक है, इजराइल इधर है, तो ये जो एशिया है ना, एशिया महाद्वीप उसके पश्चिम में स्थित है, ठीक है। ये जो देश मुख्यतः पश्चिम में स्थित है, इसलिए इसको पश्चिमी एशियाई क्वाड इसको कहा जाता है, ठीक है। कौन से क्वाड में कौन से हैं? इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान। यहाँ पे I2 U2 में कौन से हैं? इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई। तो इंडिया और यूएसए दोनों क्वाड में है, ठीक है। एक ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है? येर लेपिड, ठीक है, येर लेपिड इनके नए प्रधानमंत्री बने, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हाल ही में किस देश ने भारत में फूड पार्क विकसित करने के लिए $2 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? तो ये ऐसा देश है यूएई। यूएई ने क्या कहा है कि भारत में हम फूड पार्क विकसित करेंगे। फूड पार्क क्या होते हैं? जैसे आपने सुना होगा मेगा फूड पार्क बनाए हैं भारत सरकार ने, फिर एग्रो फूड पार्क बनाए हैं हमारे राज्य सरकार ने, फिर मिनी फूड पार्क भी हमारे राज्य सरकार बनवा रही है राजस्थान में। तो ऐसे ही फूड पार्क जिनमें क्या हो, फूड की जो भी मतलब हमारे जैसे पोटैटो वगैरह है, टमाटर वगैरह है, तो उनको प्रोसेसिंग करके उनको बेचा जाए, ठीक है। हमारे किसान क्या करते हैं, इनको पोटैटो को, टमाटर को डायरेक्ट रो ही बेच देते हैं जैसे हमारे वो मार्केट में। लेकिन अगर ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि यहाँ पे एक पार्क बना दिया, वहाँ पे मशीनरी लगी होगी, जैसे आलू यहाँ पे है, ठीक है, आलू किसान यहाँ दे गया, उसको उचित मूल्य मिल गया, फिर यहाँ पे उसको आलू को चिप्स बना के निकाला जाए तो उसका ज़्यादा कीमत मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे टमाटर है तो टमाटर का हम सॉस बना के उसको बेचेंगे तो ज़्यादा कीमत आएगी। इसको बोलते हैं फूड पार्क, ठीक है, फूड पार्क। तो ये हमारे देख लो आप चारों हमारे जो देश हैं उनके शिखर सम्मेलन का अर्थ होता है जो कि टॉप मोस्ट जो कंट्री होते हैं वो अगर उनकी मीटिंग हो तो उसको बोलते हैं शिखर सम्मेलन। जैसे ये है येर लेपिड इजराइल के, ये नरेंद्र मोदी को पता ही है, और ये कौन है? तो ये हैं जो बाइडेन, ठीक है, यूएसए के, और ये मोहम्मद बिन जायद, ये यूएई के, ठीक है। नेक्स्ट है भारत ने UNRWA यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट। ये थोड़ी आपको इतने ज़्यादा याद नहीं रखना, आप ये देखो कि भाई नियर ईस्ट में क्या है, फिलिस्तीनी जो शरणार्थी हैं उनके लिए संयुक्त राष्ट्र का राहत कार्यक्रम चल रहा है, उसके लिए भारत ने ऋण दिया है, ठीक है। कितने मिलियन का ऋण दिया है? 2.5 मिलियन का ऋण दिया, ठीक है। तो आप ये तो आपको मेंस में कहीं काम आ सकता है अगर आप देखना चाहो कि भारत की जो मतलब अपने पड़ोसी देशों से कैसे संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें आप लिख सकते हो कि ऐसे ऐसे भारत जो भी मतलब जैसे इजराइल के साथ अभी आपने देखा था, ठीक है, इजराइल के साथ भारत ने मीटिंग की, लेकिन फिलिस्तीन जो इजराइल का कड़ा विरोधी है, ठीक है, क्योंकि आपने जो इसकी काफ़ी बड़ी स्टोरी है आपको कभी वापस बताएंगे, तो उसको भी भारत हेल्प कर रहा है, ठीक है, उस जो फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई फिलिस्तीन पहले देश था, इजराइल मतलब कोई वैसी कंट्री नहीं था, ठीक है। कुछ लोगों ने फिर फिलिस्तीन में से ही यहाँ पे इजराइल का निर्माण शुरू कर दिया और फिलिस्तीन मात्र एक अवशेष बच गया, ठीक है। तो फिलिस्तीन में जो शरणार्थी हैं उनके लिए भारत ने एक ऋण दिया है $2.5 मिलियन का, अमेरिकी डॉलर का, और अब तक भारत टोटल 20 मिलियन का ऋण दे चुका है, 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दे चुका है इनको, ठीक है। तो वैसे आप यूज कर सकते हो, इसका करंट में पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम है। नेक्स्ट है नाटो देशों ने किन 2 नए देशों को सदस्य बनाने संबंधी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। किन 2 नए देशों को? तो आपने बार बार सुना होगा कि फिनलैंड और स्वीडन 2 देश हैं जो कि नॉर्थ जो यूरोप है उसमें से, उत्तरी यूरोप है ना उसमें स्थित है, ठीक है। और ये जैसे ही रशिया का यूक्रेन पे अटैक हुआ है तो इन्होंने काफ़ी तेज ये कवायद करती है कि हमें नाटो में शामिल करो। क्योंकि नाटो में शामिल क्यों होना चाहती हैं? आपको एक सुना भी होगा
क्योंकि नाटो में जो भी देश हैं उन्होंने एक आर्टिकल उनका 5 है, उसमें एक प्रावधान किया हुआ है कि अगर किसी भी नाटो देश पर किसी बाहरी कंट्री ने आक्रमण कर दिया तो वो सभी पर आक्रमण माना जाएगा और सभी मिलकर साथ लड़ेंगे। तो इनको डर है कि कहीं रशिया इन पर अटैक कर दे तो इनकी दुर्गति यूक्रेन जैसी नहीं हो, इसलिए ये नाटो में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, तो कौन से देश शामिल इन्होंने आवेदन किया है, हस्ताक्षर किए हैं इन्होंने? फिनलैंड और स्वीडन। ठीक है, फिनलैंड और स्वीडन, इनको नॉर्डिक देश भी कहा जाता है। ठीक है, नॉर्डिक देश क्या है तो हम देखते हैं आगे। ये नॉर्डिक देश है, इनको ये नॉर्थ यूरोप में स्थित हैं। ये 5 देश हैं। कौन से हैं? तो भाई एक तो है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। ठीक है, नॉर्वे और स्वीडन नॉर्डिक देश हैं। ये आपको पता होगा, ये आइसलैंड है। ठीक है, आइसलैंड है। ठीक है, यहाँ पे है आपके ये जो है देश है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे है, आप मैप में देख सकते हो कहीं भी। ये डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क है। ये आपके है स्वीडन। ठीक है, स्वीडन है। और ये आपके रहा फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड। तो कौन से दो देशों ने किया था? फिनलैंड और स्वीडन ने किया था। ठीक है, फिनलैंड और स्वीडन ने किया था। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जो ये रशिया की बाउंड्री है, ये डायरेक्ट इसके टच होती है, इसलिए कि आक्रमण वगैरह नहीं कर दें, इसलिए इन्होंने इसमें नाटो में अप्लाई होने के लिए आवेदन किया है और हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके काम आएगा। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में काम आएगा, आपके इंटरनेशनल जो IR है, इंटरनेशनल अफेयर में, उसमें भी आपके काम आएगा। हाल ही में मोदी जी ने आपकी यात्रा भी की थी यहाँ पे डेनमार्क की। ठीक है, लंच डिनर किया था, शायद लंच किया था, तो उस हिसाब से भी अभी मोदी जी ने यात्रा किया, तो कुछ घोषणाएं भी इसकी हुई हैं। तो आपके लिए करंट में भी इंपॉर्टेंट है, IR में भी इंपॉर्टेंट है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो इंपॉर्टेंट है कि नॉर्डिक देशों में कौन से शामिल नहीं है। तो एक तो डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ये 5 देश इसमें शामिल है। ठीक है, अब देखते हैं नाटो। नाटो क्या है? तो इसके फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। ठीक है, 1949 में हुई थी। इसमें कितने देश शामिल हैं? 30 देश शामिल है। ठीक है, 30 देश शामिल हैं। 2 देश जो है वो तो हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कौन से देश हैं ये? तो आपको पता होगा, ये एक है USA और एक है कनाडा। ठीक है, बाकी जो 28 देश हैं ये यूरोपियन कंट्री सारी। ठीक है, यूरोपियन कंट्री हैं, और अभी जो दो ने अप्लाई किया है तो वो भी यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चीतों को पुनर्स्थापित करने हेतु किस देश से MOU समझौता किया गया? ठीक है, MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या फिर ऐसे कुछ बोलते हैं इसको मतलब समझौता किया गया है। ठीक है, तो किस देश से किया है? नामीबिया से किया। ठीक है, किस देश से MOU किया है? नामीबिया से। ठीक है, नामीबिया से किया। नामीबिया कहाँ पे है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप पे। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में है। इसके तहत कुल 8 चीतों को, 4 मेल प्लस 4 फीमेल को मध्य प्रदेश के कुन्नो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाएगा। ठीक है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाएगा? कुन्नो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। कुन्नो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो भाई 9 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। ठीक है, MP व अंडमान एंड निकोबार में 9 राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दोनों में। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि भारत में किस राज्य या यूपी में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये है मध्य प्रदेश और जो हमारे है अंडमान निकोबार। ठीक है, लेकिन इन 9 में से किस में चीतों को लाया जाएगा? तो भाई कुन्नो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में लाया जाएगा। और आपको बता दूं कि भारत में 1948 में लास्ट चीता देखा गया था, जो कि इसकी डेड बॉडी मिली थी। उसके बाद में भारत में चीते नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय जो वन्य जीव वाला मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, उनकी सिफारिश के आधार पर चीतों को नामीबिया से लाया जाएगा भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स के विस्तार पर चर्चा की गई, इसके पश्चात किन देशों ने इसमें शामिल होने के लिए आवेदन किया है? ठीक है, तो किन देशों ने शामिल किया है, होने के लिए आवेदन किया है? ईरान और अर्जेंटीना। ठीक है, ईरान और अर्जेंटीना ने शामिल किया। ठीक है, आवेदन किया है। अब हम देख लेते हैं ब्रिक्स के बारे में कुछ जानकारी। ये आपके लिए इंटरनेशनल रिलेशन है, IR वाला पार्ट आपके RS मेंस में वहां पे काम आएगा। वैसे भी आपके करंट में भी काम का है, तो क्वेश्चन इनसे बन सकता है। ठीक है, ब्रिक्स का अर्थ है B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसका गठन हुआ था 2001 में। किसकी सिफारिश पे, किसने गठन किया था इसका? अर्थशास्त्री थे एक जिम ओ'नील ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये मानते थे कि 4 ऐसे देश हैं जो क्या है विकासशील देशों में सबसे अग्रणी है। ठीक है, और जो आगे आने वाले समय में एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ठीक है, उन देशों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, उनको ट्रेड अपना बढ़ाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए इन्होंने एक आर्थिक संगठन बनाया था,
अभी तो काफ़ी बढ़ गया था इसका चित्र, लेकिन पहले आर्थिक संगठन के तौर पे बनाया गया था लगभग ये। तो उसमें पहले 4 देशों को शामिल किया गया था। कौन से देश शामिल थे? ब्रिक, ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना इसमें शामिल किए गए थे। किसने बनाया था? जिम ओ'नील ने बनाया था, ठीक है, 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं को, ठीक है। लेकिन 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को भी शामिल किया गया था, ठीक है। और वर्तमान में कौन से 2 देशों ने आवेदन किया है? ईरान और अर्जेंटीना ने, ठीक है। अभी इसकी चीन इसका अध्यक्ष है वर्तमान में। इसकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी इसकी, ठीक है। वहां पे क्या कहा कि रूस और जो चाइना है ना, वो क्या करते हैं कि इसका विस्तार चाहते हैं। विस्तार क्यों चाहते हैं? कि भाई क्योंकि यहाँ पे इनका प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। और वर्तमान में जो चीन और रशिया के विरुद्ध जो पश्चिमी देश हैं वो कैसा जहर उगल रहे हैं, उसके लिए चीन और रशिया जो है ना अपना समर्थन बनाना चाहते हैं और अपने लिए अपना भी एक संगठन बनाना चाहते हैं जिससे इनकी मजबूती दिखे, ठीक है। नेक्स्ट है, किस शहर को संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी घोषित किया जाएगा? तो आपको थोड़े बेसिक जानकारी देता हूँ। संघाई सहयोग संगठन है ना, उसको वो तो पहले आपको आंसर देते हैं, एक बार वापस देख लेंगे इसको। किसको राजधानी घोषित किया जाएगा? तो वाराणसी को घोषित किया जाएगा, ठीक है, वाराणसी को घोषित किया जाएगा। जो संघाई सहयोग संगठन का गठन हुआ था 2001 में हुआ था, ठीक है, 2001 में हुआ था। अभी इसकी वर्तमान में एक मीटिंग हुई थी चीन की अध्यक्षता में। जो उनके इसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो भी ये देश इसके शामिल देश, इसके सदस्य देश कितने? 8 देश, ठीक है, 8 देश इसके सदस्य हैं। उनमें से हर साल एक ऐसी सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी चुनी जाएगी और उसको बढ़ावा दिया जाएगा, पर्यटन वहाँ पे बढ़ाया जाएगा, ठीक है, सांस्कृतिक चीज़ें वहाँ पे बढ़ाई जाएंगी और मतलब जो भी लोग इनको देखना चाहें देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक राजधानी पहली बार किसको चुना गया? तो वाराणसी को सबसे पहले चुना गया, ठीक है। गठन इसका 2001 में हुआ था। इसके सदस्य कौन से हैं? तो इसके सदस्य हैं भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ठीक है। ये तो ब्रिक्स में भी थे, भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान और 4 जो मध्य एशियाई देश हैं, सेंट्रल एशियाई कंट्रीज, ठीक है। जो सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं 4, ठीक है। वैसे सेंट्रल एशिया के में 5 कंट्रीज हैं। कौन से कंट्रीज हैं आपको मैं पहले बता देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कौन से 4 इसमें शामिल है। तो उसमें मध्य एशिया में कि जो 5 कंट्री हैं उनका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। आप याद रखो, टुक से देखो, ठीक है, टुक से, ठीक है, टुक से इनको याद रखो। TU से तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। K से किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान। T से ताजिकिस्तान, ठीक है, U से उज्बेकिस्तान और K से कजाकिस्तान, ठीक है। तो ये जो देश है ना, ये 1991 में जो USSR का विघटन हुआ था उसके पश्चात ये बने थे, ठीक है। तो ये जो 5 देश हैं ये मध्य एशियाई देश मुख्यतः माने जाते हैं, ठीक है, मध्य एशियाई देश माने जाते हैं। इनमें से 4 देश जो है ना वो संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है आप देख लो। तो इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है भाई, देख लो आप। तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान इनमें शामिल नहीं है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल नहीं है। मध्य एशियाई जो देश 5 हैं उनमें से 4 तो इसमें शामिल है, एक तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। वर्तमान में अध्यक्ष इसका कौन है? चीन है, ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? चीन इसका, ठीक है। सॉरी, ब्रिक्स वाले में मैंने चीन इसको शायद गलत बोल दिया था, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? ग्लोबल जेंडर वैश्विक जो लिंग अंतराल रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाता है। कौन इसको जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है, ठीक है। सूचकांक में इसका अर्थ क्या, पहले ये देखो, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मतलब जेंडर जो होता है ना, मेल और फीमेल, ठीक है, इनमें कितना गैप है अभी वर्तमान में, ठीक है, गैप है वर्तमान में, तो उसके लिए एक रिपोर्ट जारी की जाती है। वर्तमान में इसमें शीर्ष स्थान किसका है? आइसलैंड। अर्थात सबसे कम जो जेंडर गैप है वो कहाँ पे? आइसलैंड में। निम्नतम क्या है? अफगानिस्तान में। आपने देखा होगा शिक्षा, स्वास्थ्य कैसी हालत है महिलाओं के वहाँ पे, तो सबसे नीचे तो नहीं है अफगानिस्तान, इसमें तो याद रखने वाली बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि भारत की स्थिति इसमें क्या है, तो भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय है। 135वीं रैंकिंग भारत की रही है 146 देशों में। मतलब क्या है इसका कि भारत में अभी भी मेल और फीमेल मतलब महिला और पुरुष में काफी अभी तक हद तक जो काफी इसमें अंतराल है अभी भी। कैसे देखते हैं अंतराल ये? तो इसके पास क्या ऐसी जादू की छड़ी के अंतराल देखते हैं? तो इसके पास 4 जादू की छड़ी भाई। कैसे देखते हैं? तो आर्थिक रूप से महिलाएं कितनी सशक्त हैं तो ये देखते हैं, आर्थिक भागीदारी कितनी है महिलाओं की। एक ये देखते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण, 3 चीजें ये है, और एक आर्थिक भागीदारी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक सशक्तिकरण
और आर्थिक भागीदारी, ये 4 चीजें हैं। ये देखते हैं कि महिला और पुरुष इन दोनों की भागीदारी कितनी कितनी परसेंट है, कितनी है इसमें, तो उसके आधार पर ये जेंडर गैप रिपोर्ट देखी जाती है। भारत की कौन सी स्थिति में 135वीं रैंकिंग थी, ठीक है, 135वीं रैंकिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत व किस यूरोपीय देश के मध्य एक दूसरे की उच्च शैक्षणिक डिग्री को मान्यता देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो वो है भारत व ब्रिटेन, ठीक है। भारत व ब्रिटेन के मध्य आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, अब तो हट गए हैं, वो भारत में आए थे और उसके बाद में ही ये सब कुछ हुआ है। और जो भी देश है ना, एक दूसरे क्या करेंगे, उच्च शैक्षिक जो डिग्रियां हैं वो एक दूसरे की मान्यता देंगे, ठीक है। और आपको इसके अलावा ये ज़्यादा पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। इससे आगे जो भी वीडियो आएंगे उसमें और बेहतर कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड कराने की। इसमें आपने थोड़ा जितना भी टाइम दिया है वो आपको वेट से नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि स्टैटिक जीके आपका वो भी बताया, ठीक है। जो आरएस मेंस के लिए आईआर वाला पार्ट है वो आपके लिए कवर किया है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का कुछ पार्ट है वो भी आपके लिए कवर किया गया है। थोड़ा सा मैं इसलिए थोड़ा वीडियो बढ़ाने से कतराता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर बाद में लोग इसको पसंद नहीं करेंगे, आप देखोगे नहीं इसको, क्योंकि आपको बड़ा लगेगा। और अदरवाइज मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन और वैल्यू इसमें एडिशन कर सकते हैं, जो आपके लिए आरएस वगैरह एग्जाम में भी काफ़ी फायदेमंद होगी, ठीक है। और रीट वाली एग्जाम में तो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसमें रीट में क्या है, जो आपका करंट अफेयर जोड़ा है उसमें राजस्थान का करंट अफेयर वैसे है आपको, लेकिन अन्य समसामयिक विषय उसमें लिखा हुआ है, तो वो आपके लिए आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। हाई कोर्ट एलडीसी में भी काम आएगी, और टीचर एग्जाम तो भी आपके फर्स्ट ग्रेड में तो काफ़ी बड़ा पोर्शन है इसका, सेकंड ग्रेड में भी है, एलडीसी में भी आएगा और पुलिस एसआई में भी रहता है, ठीक है। तो आपको इन एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको देखना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो अपने दोस्तों को भेजिए। और आपका एक शेयर जो है ना, वो अगर आपको किसी दोस्त को अगर ये वीडियो पसंद है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है इतनी अच्छी वीडियो, जो कि आपको कोचिंग में पेड रूप से पढ़ाई जाती है, और फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करेंगे। इसके टेस्ट भी लेके आएंगे और आपकी पीडीएफ आपको शेयर करेंगे। हर जो भी वीडियो हम बनाएंगे उसकी पीडीएफ भी आपको शेयर की जाएगी। तो आप बेझिझक हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि जो भी हमें सुझाव देना चाहें। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, और आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, इसको शेयर करो, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो भाई। 1000 सब्सक्राइब आप जितना जल्दी कराओगे उतना ही जल्दी आपके लिए ऐप में जो है ऑफर लेके आएंगे। और वंस अगेन थैंक यू आपका।